हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम संस्कृत में पूछे जाने वाली टीजीटी, पीजीटी और किसी भी स्टेट में आने वाली संस्कृत को कवर करते जा रहे हैं, जिसमें हमने हमारी संधि कंप्लीट कर ली है। अब हमारा छंद प्रकरण चला हुआ है। छंद में हमने पीछे 2 वीडियो बना दी है, जिनमें हमने जो छंद की परिभाषा की थी, छंद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली की थी और छंद में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है और उस धातु का मतलब क्या होता है, ये हमने कर लिया। और हमने पाद या चरण के बारे में पता किया था। दूसरा हमने यति के बारे में किया था। फिर हमने किया था जो हमारे अक्षर या वर्ण है। उसके बाद हमने मात्रा के बारे में बताया था और आपको ये बताया था कि मात्रा कितनी प्रकार की होती है, हर्षव, दीर्घ, ठीक है। और ये भी बताया था कि जो हमारी हर्षव और दीर्घ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो जिसे हम हर्षव और दीर्घ कहते हैं, छंद प्रकरण में छंदों में उन्हें हमेशा हर्षव को तो लघु कहा जाएगा और दीर्घ को गुरु कहा जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। अब हम छंदों के बारे में पता करेंगे कि कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सा छंद है। लेकिन उससे पहले आप सबको ये समझना है कि जब मैं लघु वर्ण बोलूँ, गुरु बोलूँ, तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि लघु हमारे होते हैं हर्षव वर्ण और गुरु हमारे होते हैं दीर्घ वर्ण, ठीक है। क्योंकि अब हर्षव या दीर्घ का हम छंदों में प्रयोग नहीं करेंगे। वो तो आपको समझाने के लिए बताया गया था कि हर्षव वर्ण कौन से हैं और दीर्घ कौन से हैं। उनके लिए हमेशा ही छंदों में लघु और गुरु का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमने लघु बोले तो इसमें हमने ये हमारे 5 वर्ण हैं जो हमारे लघु वर्ण हैं। छंदों में हमेशा ही ये लघु होते हैं। लघु का मतलब छोटे होते हैं और इनका एक चिन्ह होता है। इंग्लिश में जो हम आई लिखते हैं, आई को इस लघु का चिन्ह माना गया है। और फिर हमारे थे गुरु वर्ण। ये छोटी है, ये बड़ी है। ये गुरु वर्ण है हमारे छंदों में, ये हमारे गुरु होते हैं, ठीक है। और गुरु का एक चिन्ह था। इंग्लिश में जो हम एस लिखते हैं, उसी के जैसा ये जो एक गुरु को दर्शाता है, गुरु वर्ण को दर्शाता है, ठीक है। ये गणों के माध्यम से ही इनका प्रयोग होता है। आपको भी ये बताएंगे कि गण कैसे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात समझनी है। ये तो हमारे लघु वर्ण है और लघु को दीर्घ कब माना जाए, अब आपको ये समझाया जाएगा। आपको पूरे ध्यान से देखना है, समझना है। समझ गए? एक हमारा श्लोक होता है संस्कृत में जो आपको ये बता देगा कि कौन से लघु वर्ण को हमने दीर्घ मानना है, ठीक है। ये समझना है। वैसे तो ये लघु वर्ण है, लेकिन इनको भी दीर्घ माना जाता है। वो एक कंडीशन होती है, वो
आप इस श्लोक में समझोगे। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भवेत्। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भवेत्। वर्ण है शौंज, शौंजक, पूर्वश्च तथा पादांत, पादांत एक मिनट, ये होता है यहाँ पर पादांता, वो अभी वाह। ये हमारा एक श्लोक या एक परिभाषा कह सकते हो आप, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे लघु वर्ण होते हैं उनको गुरु किस वक्त माना जाता है। सबसे पहले तो सा अनुस्वारश्च, सा अनुस्वारश्च का मतलब होता है जो अनुस्वार के साथ हो, दीर्घ होता है। विसर्गो च गुरुर्भवेत्, और जो विसर्गों के साथ होता है वो भी गुरु भवेत्। गुरु भवेत् का मतलब भी आप दीर्घ मान सकते हो, और दीर्घ का मतलब भी आप गुरु मान सकते हो। तो गुरु और दीर्घ का मतलब ये होता है कि बड़ा होता है, और बड़ा का मतलब होता है कि गुरु वर्ण होता है। ठीक है, जब किसी लघु वर्ण के साथ आपको अनुस्वार मिले तो उस लघु वर्ण को आपने गुरु मानना है, और जिस लघु वर्ण के साथ आपको विसर्ग मिलता है उस लघु वर्ण को आपको विसर्गों के साथ क्या मानना है, गुरु मानना है। ठीक है, वर्ण संयोजक पूर्वश्च, वर्ण संयोजक पूर्वश्च ये कहता है जहां पर संयोजक होता है, जहां पर संयोजक होता है उस वर्ण को, जो जहां पर जो दो जुड़े हुए वर्ण होते हैं, दो जुड़े हुए जो वर्ण होते हैं उनसे जो पहला वर्ण होता है वो यदि लघु है तो उसको गुरु माना जाता है। तथा और पादांता गो अपीवा, पादांता गो अपीवा। अब ये पादांता गो अपीवा क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि यदि किसी पाद के अंत में गुरु वर्ण है और आपको चाहिए कि हमने इसको लघु बनाना है, लघु मानना है या समझना है, तो आप उसको समझ सकते थे, लघु समझ सकते थे गुरु को। या फिर आपको पाद के अंत में, किसी भी पाद के अंत में आपको लघु वर्ण दिया है और आपको आवश्यकता है कि श्लोक को पूरा करने के लिए, किसी छंद को पूरा करने के लिए यहाँ पर गुरु होना जरूरी है, तो आप उस लघु को गुरु मान सकते हो। किसी भी श्लोक में यदि उस पाद के अंत में लघु वर्ण है और आपको जरूरत है वहां पर छंद को पूरा करने के लिए उस लघु के वर्ण पे गुरु की, तो आप उस लघु को गुरु मान सकते हो और गुरु को लघु मान सकते हो। पादांता गो अपि, पाद के अंत में गो अपि गुरु हो, वा, वा का मतलब होता है विकल्प से। ठीक है, तो आप गुरु को लघु मान सकते हो विकल्प से।
लघु को गुरु मान सकते हो विकल्प से। ठीक है, समझ रहे हो। जहां पर आपको किसी पाद के अंत में लघु वर्ण है और किसी छंद को पूरा करने के लिए आपको वहां पर गुरु वर्ण चाहिए है, तो आप उस लघु को गुरु वर्ण मान सकते हो विकल्प से। समझ गए। तो सानुस्वारष्ट, दीर्घस्थ। अब ये सानुस्वारष्ट क्या है, मान लेते हैं कोई, अब इस संयोजक शब्द को ही ले लेते हैं हम संयोजक। अब ये संयोजक जो शब्द है, ये देखो यहाँ पर ये अनुस्वार के साथ है, इस सै के ऊपर अनुस्वार है। वैसे तो इस सै में देखें तो हम लघु वर्ण अ है, लघु वर्ण अ है, लेकिन अ है इसके साथ अनुस्वार है, तो फिर अब हम इस लघु वर्ण को गुरु मानेंगे, तो इस अनुस्वार वाले को हम गुरु मानेंगे। ये हमारा गुरु का चिन्ह होता है। समझ रहे हो। ये अनुस्वार का हो गया, दीर्घ मान लिया, विसर्गोच्च गुरु भवेत्। अब हम इस वर्ण को लेते हैं, वर्ण को लेते हैं, हम मान लेते हैं जैसे ये वर्ण है। अब यहां पर देखो, यहां पर है, इस न के अंदर अ है और अ हमारा लघु वर्ण है, अ हमारा लघु वर्ण है। वैसे तो ये लघु होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहां पर इसको गुरु माना जाएगा, क्योंकि इस अ के बाद आप देखो यहां पर विसर्ग है और यहां पर इसमें कहा गया है विसर्गोच्च गुरु भवेत्, विसर्गों वाले को भी गुरु माना जाए। ठीक है, अनुस्वार वाला हो गया, विसर्ग वाला हो गया। अब ये कहता है संयोजक पूर्वस्थ। अब संयोजक पूर्वस्थ का हम लेते हैं, हम इसी शब्द को ले लेते हैं, या फिर इसको छोड़ो क्योंकि इसमें तो आ है, ये वैसे ही गुरु होता है, हम इसको नहीं लेते हैं। हम एक शब्द है जैसे सज्जन, हमने ये शब्द ले लिया सज्जन। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर संयोजक है, दो जुड़े हुए वर्ण है। ठीक है, अब ये दो जुड़े हुए हैं, इनसे पहले स है और इस स के अंदर क्या है, लघु वर्ण क्या है, अ है। लघु वर्ण हमारा अ है, इस संयोजक से पहले स है और इस स के अंदर लघु वर्ण अ है। तो संयोजक के कारण, संयोजक के कारण इस शब्द को, ये दो जुड़े हुए होने के कारण इस लघु को हम गुरु मानेंगे। समझ गए। हमने ये भी देख लिया कि अनुस्वार के साथ है तो लघु को गुरु माना जाए, विसर्ग के साथ यदि लघु है तो इसको गुरु माना जाए। संयोजक पूर्वस्थ, संयोजक के पहले लघु है तो उसको गुरु माना जाए। अब जैसे यहां पर भी संयोजक है, न और तय का संयोग जुड़े हुए हैं, यदि यहां पर आ की मात्रा नहीं होती, ये दीर्घ नहीं होता, तो इस तय को हम गुरु मानते। यहां पर तो ये पहले से ही क्या है, दीर्घ है, यानी कि गुरु है, तो जो गुरु है वो तो गुरु माना ही जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं इस श्लोक को और इनको दोबारा से लिख देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना। अभी आप शॉट मत लेना, ये आपको एक बार समझाने के लिए बताया था। अगर आपको ये श्लोक याद हो गया ना, तो समझ लो आपको फिर तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। सानुस्वारष्ट, अनुस्वार के साथ दीर्घ होता है, यानी कि गुरु होता है, विसर्गों वाला भी गुरु होता है और संयोजक के पहले वाला भी गुरु होता है। और किसी भी पाद के अंत में यदि हमें लघु वर्ण दिया है और हमें वहां पर उस छंद को पूरा करने के लिए गुरु की जरूरत है, तो हम विकल्प से उस लघु को गुरु मान सकते हैं। यदि गुरु वर्ण दिया है और छंद को पूरा करने के लिए हमें लघु वर्ण की जरूरत है, तो हम उस गुरु वर्ण को लघु मान सकते हैं। ठीक है,
मैं दोबारा से लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी मत लेना। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। सबसे पहले तो लघु वर्ण लिख दिए गए हैं हमारे, उसके बाद हमने गुरु वर्ण लिखे हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि लघु वर्ण है, ये हमारे गुरु वर्ण है। ये एक ऐसा स्वरूप है जैसे आप परिभाषा कह सकते हो, श्रुति कह सकते हो। इससे ये पता चलेगा कि जब लघु वर्ण होते हुए भी हमें कैसे उनको गुरु मानना है। ठीक है, तो यदि अनुस्वार सा अनुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गोच गुरु भवेत् वर्णश्च पूर्वश्च तथा पादांत वो अपि वा। ठीक है, तो अनुस्वार वाला जो वर्ण होता है गुरु होता है, विसर्गों वाला भी गुरु होता है, श्योम से पहले वाला भी गुरु होता है, और पाद के या चरण के अंत में विकल्प से गुरु माना जाता है। ये यहाँ लिख भी दिए हैं। अनुस्वार वाला वर्ण गुरु माना जाता है, अनुस्वार वाला वर्ण गुरु माना जाता है, समझ गए। यदि ए के अनुस्वार लगा हुआ है, विसर्गों वाला भी वर्ण गुरु माना जाता है, श्योम से पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है, पाद या चरण के अंत वाला वर्ण विकल्प से गुरु माना जाता है। ठीक है, अब इनके उदाहरण वैसे तो प्रभाव भी दिए हैं। यदि आप अनुस्वार वाला देखो तो कोई भी ले सकते हो, जैसे शंकर ये नाम है और स के ऊपर अनुस्वार है, तो इस स को गुरु माना जाएगा। विसर्गों वाला कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे राम है, राम है। अब वैसे तो ये मैं जो है हमारा क्या होता है, लघु होता है, लेकिन विसर्ग के कारण इसको यहाँ पर गुरु माना गया है। श्योम से पहले, जैसे हमने पहले किया था, सज्जन ले लो या कोई ऐसा जिसमें श्योम हो, सज्जन। अब यहाँ पर श्योम है, जय जाएगा, और इससे पहले वाले को, इससे को गुरु माना जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता ही चल गया है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये यहाँ समझना है ना, तो जब हम हमारे छंद करेंगे तब आपको ये पता चलता रहेगा कि किसको क्या मानना है। ठीक है, वैसे आपको ये याद होना जरूरी है यदि आप छंद को कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, एक दो बार इसको पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे सा अनुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गोच गुरुर् भवेत् वर्णश्च योग पूर्वश्च तथा पादांता गो अपि वा। इस तरह से बिल्कुल आसान है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको ये बताएंगे कि गण बताएंगे। अब आपको गण कैसे किए जाते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब हम आपको ये बताएंगे कि गण क्या होते हैं, क्योंकि जितने भी छंद होते हैं आप सबको पता है कि पद्य में पाए जाते हैं, और छंद का पता करने के लिए हमें गण की आवश्यकता होती है। अब ये गण क्या होता है, तो पद्य में छंदों को ढूंढने के लिए, उनका पता लगाने के लिए गणों का प्रयोग किया जाता है, और तीन तीन अक्षर को या तीन वर्णों को लेकर के एक गण बनाया जाता है। एक गण के अंदर आपको बता दूं, एक गण के अंदर तीन हमारे वर्ण होते हैं। तीन वर्ण होते हैं, एक गण के अंदर तीन वर्ण होते हैं, समझ गए। एक गण के अंदर तीन वर्ण होते हैं और हमारे गण होते हैं 8 गण, कुल 8 गण होते हैं, समझ गए। कुल 8 गण होते हैं छंद में।
और एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 8 में फिर 24 हो गए, 24 वर्ण कह सकते हो आप। ठीक है, अब ये गण, सबसे पहले तो आपको गण याद करवाए जाएंगे और गण कैसे बनाए जाते हैं वो करवाए जाएंगे। ये आपको गण याद हो गए, गण समझ गए, तो आप किसी भी श्लोक को देखकर ये बता सकते हो कि कौन सा छंद है। ठीक है, तो एक गण के अंदर आप 3 वर्ण लेने हैं। सबसे पहले आप यहां देखो 1, 2 और अब देखो यहां पर ये आता है, और मैंने पहले ही कहा था आद्य वर्ण को या व्यंजन को, ठीक है, जब कोई भी आधा व्यंजन है तो व्यंजन को हम कुछ भी नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, हम हमेशा ही वर्ण छंदों में स्वरों को माना जाता है। अब ये देखो न में ए है, न के अंदर ए है, ए हमारा लघु वर्ण है, इस में ओ की मात्रा है तो ओ हमारा गुरु वर्ण था। तो हमने जो ये एक की गिनती की है, आप यहाँ पर न में ए समझ सकते हो, यानी कि स्वर समझ सकते हैं, स्वर। ये समझ लो कि हम स्वरों को गिन रहे हैं, तो न में ए है, स्वर 1, में ओ की मात्रा है, स्वर है 2, और इस पूरे में आप ऊ को मात्रा को आप 3 करोगे। ठीक है, अगर आपको स्वर के माध्यम से समझना आएगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप स्वर के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही बात समझनी है, आपको एक ही बात समझनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ पूरे सब वर्ण को काउंट करना है, एक शब्द को काउंट करना है। यदि आप व्यंजन भी समझ रहे हो, अब देखो अगर आप इस नए को पूरे को समझोगे ना, तो ये देखो ये पूरा है, इसमें ये आधा नहीं है, ये यहाँ पर आधा है और ये पूरा है। तो आप यदि स्वरों के हिसाब से नहीं समझ सकते तो आप पूरे शब्द के साथ वर्ण के हिसाब से तो समझ ही सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये आधा नहीं है, ये पूरा है, अब ये आधा है, ये आता है, तो ये इसी में काउंट होगा, इसी में जोड़ करके इसको 3 बना दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक ये यहाँ तक, समझ गए। ये शब्द, ये वर्ण पूरा है, 1 मान लिया, ये भी पूरा है, 2 मान लिया। अब ये आधा है, इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ काउंट होगा, इसके साथ ये गिना जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा 3 हो गया। इसी प्रकार ये 1 और ये, अब देखो ये आधा है तो ये इसी के साथ गिना जाएगा इसको, तो ये यहाँ पर ये 2 हो गया, और जो तीसरा है ये वाला ये यहाँ पर 3 हो गया। अब बता था कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं, एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो इस एक पूरे को हमने एक गण बना दिया। एक गण ये हो गया, एक 3 वर्णों वाला गण ये हो गया। ठीक है, अब यहां देखो एक तो ये हो गया, 1 2, अब यहां पर ये देखो आधा था, तय आता है, ये पूरा, तो ये इसी में क्या आ जाएगा 3। अब एक गण ये हो गया, समझ गए। अब यहां पर देखो पीछे ये तो 3 बन ही नहीं रहे हैं, यहां पर 3 नहीं बन रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही है, समझ गए। तो आप इसे 1 या 2 काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा गण नहीं बना है, ठीक है, कोई बात नहीं बना है तो सबसे पहले तो आप इनको काउंट करो। 3 वर्ण ले लिए, गण बन गया, 3 वर्ण ले लिए, गण बन गया, 3 वर्ण ले लिए, गण बन गया, और ये 2 वर्ण है, एक बार आप इनको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो, अब गण बनने के बाद हमने अब पता करना है कि कौन सा वर्ण लघु है, कौन सा गुरु है, और कौन सा गुरु बनाना है। ठीक है, अब देखो तो दोस्तों देखो, हमने यही वाला जो श्लोक का एक ये पाद या चढ़ मान सकते हो आप। ठीक है, हमने यही वाला ये लिख दिया। अब आपको पता चल गया कि किसी एक गण को बनाने के लिए उसमें 3 वर्ण लेने जरूरी है। जैसे हमने 1 2 3
ये एक पूरा गण बना दिया था ये वाला, ठीक है। फिर हमने 3 वर्ण लिए, 1 2, ये आता था, ये इसी में गिना जाएगा, ठीक है। ये समझ लो कि छंदों में आधे की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गण ये होगा, 1 2 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गण ये होगा, और ये पूरा गण नहीं बना है, ठीक है। तो 1 गण 2 गण 3 गण, और ये हमारा पूरा गण नहीं बना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बस यही सीखना है आज कि गण कैसे बनाए जाते हैं। आप सबको पता चल गया कि एक गण को बनाने के लिए उसमें 3 वर्ण होने जरूरी है, ठीक है। तो हमने 1 2, अब ये आता था, आधे की वैल्यू होती नहीं है। आपको तो सिर्फ दिमाग में भी ये बात डाल लेनी है कि छंदों में आधे वर्ण को गिना ही नहीं जाता है। आधे वर्ण को या तो छोड़ दो, या जिसके साथ आधा वर्ण है उसे में उसको गिन लो, ठीक है। अब ये इस तय के साथ आता वर्ण है तो ये इसी में गिन लिया गया है, 1 2 और ये पूरा 3, ठीक है। 1, अब ये भी आता है, इसमें मिला हुआ है तो इसी में इसको गिना जाएगा, 1 2 और 3, 1 2, और ये भी देखो आधा आधा है तो ये एक ही इसी में गिना जाएगा, तो 1 2 3 ये पूरे हुए नहीं है, ठीक है। आप इसको छोड़ दो, ये कैसे गिने जाएंगे ये आपको बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको यही समझना है कि हमने जो गण बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, ठीक है। गण समझ गए, और एक गण में 3 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है, 3 वर्ण गिनने के बाद ये देखना है, दिमाग में आपके बात रहे कि देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कौन सा लघु है या गुरु है, लघु है या गुरु है, देख रहे हो। यहाँ पर ये लघु है या गुरु है, यहाँ पर देखोगे आप ये एक लघु है, और लघु का चिन्ह हमारा कैसा था, ये वाला था, आई वाला। अब यहाँ पर देखोगे आप ये गुरु है, या वैसे तो ये गुरु है, वो की मात्रा है, वो हमारा गुरु वर्ण होता है। यदि यहाँ पर चलो आप इसको एक बार वो है तो आप इसको गुरु के वही क्या मान लो, गुरु मान लो। लघु का तो चिन्ह ये होता है, गुरु का चिन्ह ये होता है, ठीक है। और ये पूरा जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ऊ लघु है तो इस पूरे को लघु माना जाएगा, और लघु का हमारा चिन्ह क्या होता है, ये होता है। तो ये एक गण हो गया क्या, और गण इस तरह से हुआ है ये क्या, ठीक है। देखो पहले क्या था, लघु है, उसके बाद गुरु का चिन्ह हो गया, उसके बाद लघु का चिन्ह हो गया, तो ये ऐसे बन गया। अब यहाँ देखो, अब सबसे पहले आप देखो यहाँ पर संयोग है, और आपको बताया था कि संयोग से पहले वाला वर्ण यदि लघु है तो उसको गुरु माना जाएगा। अब यहाँ पर संयोग है, लेकिन यहाँ तो संयोग से पहले गुरु वर्ण ही था तो इसको गुरु माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर संयोग से पहले लघु है तो इस लघु को संयोग से पहले गुरु माना जाएगा, तो गुरु का चिन्ह आ गया। अब ये आई है तो ये तो वैसे ही क्या है, गुरु है, गुरु का चिन्ह ये आ गया। एक यहाँ पर ये क्या है, लघु है, तो यहाँ पर एक गण क्या ये हो गया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो गुरु लघु, ठीक है। इस तरह आपको तैयार करना है, एक गण ये आ गया, एक गण ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, छोटा ओ की मात्रा है तो यहाँ पर लघु होगा, लघु आ गया। ओ की मात्रा है, गुरु होता है, ये गुरु का चिन्ह ये होता है, ठीक है। और ये देखो लघु है, लघु का चिन्ह ये होता है। एक गण हमारा ये तैयार हो गया, लघु गुरु लघु, ठीक है। वैसे ही आपको अब आगे बनाया जाना है। ये क्या होता है, यहाँ पर ये गुरु होता है, गुरु आ गया, आगे मात्रा है गुरु आ गया, और यहाँ पर देखो लघु आ गया, ठीक है। यहाँ पर लघु है ये तो लघु ही मान लिया इसको, ठीक है। सबसे पहले 3 वर्ण लेने हैं,
तीन वर्णों का एक गण बनाना है। फिर उस गण में हमने ये देखना है कि लघु है या गुरु है। ये देखा हमने लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, तो इनका एक गण तैयार हो गया ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पर ये लघु, ये गुरु और ये लघु, एक गण तैयार हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी आपको सिर्फ सबसे पहले गण देखना है। अब देखो यहाँ पर गुरु, गुरु और यहाँ पर लघु, एक गण ये तैयार हो गया। इसी तरह ये लघु, ये गुरु और ये लघु। ठीक है, अंत में चाहे कुछ भी हो, हमें ऐसे ही बनाते हुए चलना है, ऐसे ही बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुरु था तो गुरु का गुरु चिन्ह आ गया, यहाँ पर लघु था तो लघु आ गया। ठीक है, ये तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि गण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कल आपको और भी अच्छी तरह से समझा जाएगा। तब तक आपको ये पता करना है, ये समझना है कि सबसे पहले हम कोई भी श्लोक लिखते हैं। आप कोई भी श्लोक उठा लो कहीं से भी, किसी भी किताब में से। ठीक है, उस श्लोक की एक लाइन लिख लो या फिर आप पूरा श्लोक लिख लो। आप पूरे श्लोक से भी ये बता सकते हो कौन सा छंद है, और एक श्लोक की एक पाद या चरण से भी आप बता सकते हो कि कौन सा छंद है। ठीक है, आपको इस तरह से श्लोक लिखना है, या तो आप पूरा श्लोक लिख लो या उस श्लोक से श्लोक का पहला पाद या चरण लिख लो। पहला लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, चौथा लिखो, कौन सा भी पाद या चरण लिखो, आपकी मर्जी है। इस तरह से लिखो उसको। सबसे पहले तीन वर्णों का एक गण बनाओ। हमने यहाँ पर गण बना लिया, 1 2 3 वर्णों का गण, एक यहाँ। ठीक है, हमने गण बना लिया। गण बना लेने के बाद हमको ये देखना है कि उस गण में कौन सा वर्ण है, लघु है, गुरु है, लघु है या गुरु है। ठीक है, सिर्फ दो ही हो गए हमारे यहाँ पर छंदों में, एक तो लघु और एक गुरु। और आपको ये बता दिया है लघु का चिन्ह कौन सा होता है और गुरु का चिन्ह कौन सा होता है। ये हमारा लघु का चिन्ह होता है और ये गुरु का होता है। ठीक है, और ये भी बता दिया आपको हमारे लघु वर्ण कौन से होते हैं, गुरु वर्ण कौन से होते हैं। और आपको ये भी बता दिया गया है उस श्लोक के माध्यम से कि लघु वर्ण को गुरु कैसे माना जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर श्योम था, यहाँ पर श्योम है, तो इससे पूर्व वाला वैसे तो लघु है, लेकिन श्योम हो जाने के कारण इस लघु को भी गुरु मान लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी श्योम है, यहाँ पर भी है, लेकिन इससे पहले तो वैसे भी गुरु ही वर्ण है। ये वो जो है यहाँ पर भी वो है, तो वैसे गुरु है तो गुरु ही रहेगा। लेकिन श्योम से पूर्व यदि लघु है तो श्योम से पूर्व वाले लघु को गुरु माना जाएगा। कोई विसर्ग वाला है, विसर्ग वाले को गुरु माना जाएगा। अनुस्वार वाला है, अनुस्वार वाले को गुरु माना जाएगा। ठीक है, और संयोग वाला भी समझ गए हो। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही रहेगा। आपको ये समझना है, सबसे पहले आप किसी भी श्लोक को उठाओ, उस श्लोक में आप गण बनाओ। गण बनाने के लिए 3 वर्ण लो। गण बना देने के बाद आपको वहाँ ये देखना है कि उस एक गण में लघु वर्ण है या गुरु वर्ण है। ठीक है, फिर कल हम आपको ये बताएंगे कि लघु गुरु लघु इसको क्या बोला जाता है, गुरु गुरु लघु इसको क्या बोला जाता है, लघु गुरु लघु इसको क्या बोला जाता है, और अंत में जो ये 2 रह गए गुरु और लघु इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, कल आपको ये समझा जाएगा। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज का हमारा इतना ही होगा। कल हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, उससे पहले आपको भी कुछ मेहनत करनी होगी। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ज़्यादा विचलित मत होना, बिल्कुल आसान है। छंद जितने आसान है और भी आसान बना के आपको समझा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद।